हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का मैथ्स, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक वृत्त यानी कि सर्कल। तो हम इसमें देखेंगे वृत्त का फॉर्मेशन कैसे होता है, वृत्त के कितने तल होते हैं, परिधि क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, केंद्र क्या होता है, व्यास क्या होता है। इन सब के बारे में एक एक पॉइंट को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अगर आशा करते हैं आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि हम लोग बेसिक से एकदम पढ़ेंगे, जिनको एकदम कुछ नहीं आता है वृत्त के बारे में, उस पॉइंट से लेकर के और जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे इसके रिलेटेड, कितने भी जो प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लेंगे, जो यहाँ पे लिखाया जाएगा उसको अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वृत्त क्या होता है। वृत्त की अगर परिभाषा की बात करते हैं तो वृत्त यानी सर्कल एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु यानी केंद्र से अचर दूरी पर, जो कि त्रिज्या होती है, पर होती है। जैसा कि यहाँ बोला गया है एक तल के उन बिंदुओं का समूह, यानी कि ये आपके जो हैं इन सभी बिंदुओं का समूह है जो कि एक केंद्र से अचर दूरी पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, होती है। इसी को बोलते हैं वृत्त। जब किसी भी वृत्त को उसके केंद्र से किसी भी नियत कोण पर घुमाया जाता है तो भी वृत्त नहीं बदलता है। अगर मान लीजिए जब किसी भी वृत्त को उसके केंद्र से यहाँ से एक नियत कोण पे हम क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं, तो वृत्त हमारा नहीं बदलता है। जब एक सीधी रेखा खींची जाती है जो कि केंद्र से गुजरती है तो एक वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। तो आपको मालूम होगा, अगर हम कोई रेखा सीधी खींचें, वो कहाँ से गुजरे, वृत्त के केंद्र से गुजरे, तो वो क्या करती है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। जो आपका व्यास है, केंद्र है, परिधि है और त्रिज्या है, इसके बारे में हम अलग अलग बातें यहाँ पे करेंगे। अलग अलग पॉइंट है इसके बारे में, उसको जानेंगे क्या होता है और फार्मूले कैसे बनते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके कितने तल होते हैं, एक तल होता है जो कि द्विविमीय है, यानी कि 2 डायमेंशनल है, हम कह सकते हैं 2D। अर्थ की बात करते हैं तो केंद्र से समान दूर होने वाले बिंदुओं का समूह है। क्या है, केंद्र से समान दूर होने वाले बिंदुओं का समूह है। क्या चीज़ है, आपका वृत्त है। अगर व्यास की बात करते हैं तो केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा। अब जीवा की बात अगर आई हुई है तो आप जानते हैं जीवा क्या होता है, कि जो एक परिधि से दूसरी परिधि के बीच की दूरी को जो सीधी रेखा होती है उसे बोलते हैं जीवा। सबसे लंबी जीवा हमारी क्या होती है, व्यास होती है, जो कि सेंटर से होती है। व्यास लिख लीजिएगा, व्यास होती है जो कि सेंटर से होकर जाती है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है तो आप व्यास को बताएंगे, यानी कि जो आपका डायमीटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। और केंद्र को आप जानते हैं क्या होता है, सेंटर पॉइंट। रेडियस यानी त्रिज्या हो जाती है, और परिधि की बात करते हैं तो सरकमफ्रेंस हो जाता है। ये सब आपके इंग्लिश के वर्ड हैं। त्रिज्या हमारी क्या होती है, त्रिज्या आपको मालूम है, त्रिज्या जो कि केंद्र बिंदु से कहाँ तक की परिधि तक के बीच की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। आपको केंद्र, ये हमारा सर्कल है, सर्कल से अगर केंद्र से और परिधि की बीच की दूरी हम बोलेंगे उसको क्या कहलाता है, हमारा त्रिज्या या कि यानी कि रेडियस, यानी कि दूसरे अगर लैंग्वेज में हम कह सकते हैं तो ये क्या होता है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो ये लिखा हुआ है, त्रिज्या क्या होता है, अर्ध व्यास होता है या व्यास का आधा होता है। परिधि का जो फार्मूला बनता है, कैसे बनता है, ये जानते हैं। तो परिधि हमारी जो होती है पाई, अगर एक कांस्टेंट के साथ हम व्यास को मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस बन जाता है। तो हमें पता है कि जो डायमीटर होता है कितना होता है, 2 रेडियस होता है, यानी 2 रेडियस कैसे मिलके बनते हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे एक रेडियस है। तो यानी यहाँ आके अगर दूरी हमको निकालना है तो हम दोनों आर को जोड़ देंगे, यानी आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r इक्वल टू डी हो जाएगा, यानी कि डी इक्वल टू क्या होता है, हमारा 2r होता है। तो डी के स्थान पे हम क्या पुट कर देंगे, पाई हमारा ऑलरेडी था, डी इस तरह था, डी के स्थान में 2r पुट कर दिया तो हमारा बन गया क्या, पाई 2r, यानी कि हम आगे 2 ले लीजिए तो पाई r, यही हमारा 2 पाई r क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। तो इतना आसान होता है ये सब फार्मूले बनाना, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन सब फार्मूलों को आपको रटना, ज़रूरी नहीं है कि आप रटें।
बात करते हैं गोले की। गोला क्या होता है, यानी कि स्फेयर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। एक विशेष प्रकार का ठोस होता है जिसका केवल एक तल होता है। यह ऐसा तल होता है जिसका हर बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। तो हमारा जो गोला होता है कैसा होता है, सबसे पहले तो ये बात है ठोस होता है। सर्कल की बात करते हैं तो क्या होता है कि आपका एक खोखला ऐसा होता है, ये कह सकते हैं जो हमारा कि जैसे कि इसको उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं जो हमारा टायर होता है या कोई हम सर्कल जैसा बना हुआ गोल, जैसे कि हमारा चूड़ी होती है, चूड़ी की हम देखते हैं बात करते हैं तो हमारा क्या है, वृत्त कहलाता है। पर अगर हम गोले की बात करते हैं तो जो हमारा गेंद होती है, हमने गेंद खेला है बचपन में, गेंद की बात कर लेते हैं जो रबर वाली गेंद होती है, और भी जो गोले गोले जैसे कि अगर हम गोले की बात करते हैं जो कंचा हम उसको बोलते हैं, उसकी बात करते हैं तो वो भी गोल होती है, तो क्या कहते हैं, ठोस होती है। तो जो इसको हम ये हमारा 3D के अंदर आता है, यानी कि 3 आयामी या 3 डायमेंशनल होता है, जबकि ये 2D होता है हमारा 2 डायमेंशनल, यानी कि इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। जबकि इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें एक्स एक्सिस भी होता है, वाई भी, इधर यहाँ अपना एक्स एक्सिस हो गया, इधर वाई एक्सिस, और यहाँ पे जेड एक्सिस होता है, यानी कि 3 डायमेंशनल हमारा होता है। ठीक है। जिस प्रकार वृत्त एक द्विआयामी आकृति होती है, उसी प्रकार गोला हमारा कैसा होता है, 3 आयामी, यानी कि 3 डायमेंशनल आकृति, जिसमें बहुत से बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। तो ये आपका गोले का परिभाषा हो गई। आइए जानते हैं केंद्र क्या होता है। तो केंद्र के बारे में जानते हैं, तो इसे भी जानते हैं केंद्र क्या होता है। इस फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं सेंटर क्या हमारा है। वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं से समूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है, हमारा केंद्र कहलाता है। यानी कि केंद्र हमारा कहाँ हो जाएगा, इस फिगर की बात करते हैं तो हमारा ये बन रहा होगा केंद्र, सर्कल बन रहा है, सर्कल ये पॉइंट हमारा जो दिख रहा है ये हमारा केंद्र है। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या की बात की जाए अगर तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यानी रेडियस ऑफ सर्कल। वृत्त की परिधि से केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यानी इसी वृत्त से जो वृत्त का केंद्र होता है और परिधि की दूरी जो जितनी दूर होती है उनको क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। आपको यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, कहीं भी हो सकती है आपकी, ये आपकी रेडियस हो सकती है। यानी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी हमारी होती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ऊपर दी गई आकृति में आर क्या हमारा उस वृत्त की त्रिज्या है। जो आपको आर यहाँ पे दिख रहा है, तो कई आर हो सकते हैं, कई रेडियस हो सकते हैं, तो जो हमारा आर यहाँ पे है वही हमारा क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। जो कि आपको मालूम होगा रेडियस जो होता है कितना होता है, डायमीटर का दुगना। डायमीटर का अगर आधा होता है, यानी कि रेडियस, अगर रेडियस हमें निकालना है, डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस बराबर हमें क्या पता है, डायमीटर का हाफ कर दीजिए तो हमारा रेडियस पता चल जाता है। ठीक है। अगर आपको डायमीटर पता करना है तो क्या कर दीजिए, रेडियस का दुगना कर दीजिए, जो रेडियस आपको दे रखा है उसका दुगना कर दीजिए तो आपको डायमीटर पता चल जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वृत्त का व्यास, व्यास की बात करते हैं तो रेडियस का आपको मालूम है दुगना होता है। यानी कि तो ऐसी जीवा, ऐसा रेखा जो कि उस वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे और एक परिधि से दूसरे परिधि को टच करे। यानी कि एक परिधि से दूसरे परिधि को टच करे, कहाँ से लेकिन गुजरे, कंडीशन ये होना चाहिए कि वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे। तो ये चीज़ लिखा हुआ है, व्यास एक वृत्त में खींची जा सकने वाली सबसे लंबी रेखा है। सबसे लंबी रेखा हम यहीं पे खींच पाएंगे जहाँ पे उसका सेंटर पॉइंट होगा। उससे जस्ट नीचे खींचेंगे उससे छोटी हो जाएगी, ऊपर खींचेंगे उससे छोटी, उससे छोटी और सबसे छोटी, इस प्रकार हो जाएगी। इसका दूसरा भी नाम होता है, इसको हम जीवा कहते हैं। ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी जो एक परिधि के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है, जीवा बोला जाता है। जबकि सबसे लंबी जीवा हमारी कौन सी होती है, सबसे लंबी जीवा होती है हमारी डायमीटर, यानी कि जो हमारा व्यास है। सबसे लंबी रेखा है, यह रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। यह त्रिज्या की दुगनी होती है। आपको मालूम है पहले से ही क्या होता है, डायमीटर जो होता है कितना होता है, डायमीटर की बात करते हैं तो क्या होता है, त्रिज्या की दुगनी होती है। ठीक है, ये तो मालूम है, यह त्रिज्या की दुगनी होती है। एक वृत्त को यहाँ पे लिख लीजिएगा एक वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, हमारी व्यास कहलाती है। अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में अगर एक वृत्त को 2 भागों में कौन सी रेखा बांटती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, या सबसे लंबी जीवा बोलते हैं। और आपको मालूम है
डायमीटर बराबर क्या होता है 2 इंटू रेडियस, ये तो हमने पहले से बता दिया। तो ये से जो पॉइंट बताए जा रहे हैं आपको याद रखना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या कहलाएगी, ए और बी हमारा क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, व्यास हो जाएगा, यानी कि डायमीटर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं वृत्त की परिधि की, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यहाँ पे सही लिख लीजिए, परिधि गलत लिखा हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वृत्त के चारों ओर का परिमाप ही वृत्त का परिधि कराता है। एक पॉइंट से स्टार्ट करिए, घूमते 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 फिर उसी पॉइंट पर आ जाइए, तो यही चीज़ हमारा क्या कहलाता है, परिमाप या परिधि। ठीक है, परिमाप कहे या परिधि कहे दोनों बात एक ही है, जो कि कितना होता है, कितना होता है, पाई इंटू डी होता है। डी क्या होता है आपका, आर है, डी बराबर क्या है, डी का मान कितना होता है, डी बराबर 2r होता है, आपको मालूम है। तो डी के स्थान पे 2r पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 पाई r, यानी कि आपका बन जाएगा परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस। तो अगर इसी प्रकार से रेक्टेंगल की बात करते हैं, अगर रेक्टेंगल में आपसे पूछा जाता है बताइए परिमाप कितना होगा, तो आपको मालूम होता है ए बी सी डी। तो एक पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, जितनी भुजाएं होती है, अगर मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है जैसा भी है, इन सबको 2 को 3 में जोड़ लीजिए, 3 को 4 में जोड़ लीजिए, जो आएगा 4 को 5 में जोड़ लीजिए, यानी कि टोटल जो एक पॉइंट से स्टार्ट कीजिए और सबको जोड़ते चलिए, जोड़ के लास्ट में फिर यहाँ पे पहुँचने पर जितना वैल्यू है वही हमारा क्या कहलाता है, उस पर्टिकुलर फिगर का हमारा परिमाप हो जाता है। चाहे वो रेडियस आपका हो, सर्कल हो, चाहे आपका त्रिभुज हो, चाहे आपका चतुर्भुज हो, चाहे आपका आयत हो, चाहे जो भी हो, अगर उसका परिमाप बोलता है तो जितनी भुजाएं होती हैं उन भुजाओं का मान अगर को दे रखा है तब सब भुजाओं को आपस में जोड़ते चले जाइए, और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आती है वही आपका परिमाप होता है। इसी प्रकार से इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, घूमते घूमते फिर इसी पॉइंट पे आ गए, तो हमारा क्या कहलाया है, हमारा आपका परिधि कहलाया। यही होता है, इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। कैसे बना था आपको मालूम था, पाई के साथ जो व्यास को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा बन जाता है परिधि, और व्यास हमको पता है, रेडियस में अगर चेंज करते हैं तो 2r होता है, तो 2r पुट कर देते हैं तो हो जाता है 2 पाई आर। अगला है हमारा वृत्त की जीवा, यानी कि कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होता है, आइए समझते हैं इसको। कुछ यहाँ पे परिमाप पे आपका परिमेय भी लगेगा, अभी धीरे धीरे परिमेय किस प्रकार से अप्लाई करना है उसके बारे में भी जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण परिमेय हैं जो आपके यहाँ से जो सर्कल का जो आपका चैप्टर होता है ना कहीं जो आपका जो आने वाले जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें जो यहाँ पे कुछ परिमेय दिया रहते हैं, उस परिमेय का बहुत ही ज़्यादा ही महत्व रहता है, क्योंकि कुछ ऐसे परिमेय हैं जिनका डायरेक्ट एक नंबर का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और श्योर है 100% श्योर है कि वहाँ पे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो परिमेय के आधार पे जो कुछ यहाँ पे 1-2 परिमेय दिखेंगे उसको हम बता देंगे, और 1-2 और जो परिमेय होते हैं जो इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में भी ये बता देंगे। तो आप उसके बारे में थोड़ा जानकारी बेसिक ले लेंगे, आगे चलकर आपको तैयारी करनी है, तो यहाँ से थोड़ा आपको क्लियर रहेगा, ताकि आगे समझने में आपको आसानी रहेगी कि इन परिमेय का किस प्रकार से आपका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारा कॉर्ड यानी कि जीवा क्या होती है। वृत्त की जीवा एक रेखाखंड है। जो वृत्त की जीवा क्या है, एक रेखाखंड है जिसके दोनों अंतः बिंदु वृत्त की परिधि पर होते हैं। यानी कि जो हमारा वृत्त की जीवा होती है, ये मान लीजिए एक हम ले लिए, ये क्या है, ये ले लीजिए मान लीजिए ऊपर वाला, ये क्या है, रेखाखंड है। यानी कि रेखाखंड किसे कहते हैं, अगर रेखाखंड की बात कर लेता है तो यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट मिलाने वाला ये जो भाग आपका कट रहा है ये भी एक रेखाखंड है, और ये बड़ा वाला भाग भी आपका क्या कहलाया, ये भी रेखाखंड कहलाया। ठीक है, एक छोटा वाला रेखाखंड बना, एक बड़ा वाला रेखाखंड बना, ये वाला पार्ट पूरा ये वाला, और एक आपका छोटा सा ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो वृत्त की जीवा एक रेखाखंड है, ये मालूम है आपको, जिसके दोनों अंतः बिंदु वृत्त कहाँ पे होते हैं, जो आपका वृत्त का परिधि होता है वहाँ पे होते हैं, जिसके दोनों अंतः बिंदु कहाँ पे होते हैं, उसके परिधि पे होते हैं। तो आपका एक अंतः बिंदु यहाँ पे हो गया, एक अंतः बिंदु यहाँ पे हो गया। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है एवं यह वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। और जब सबसे बड़ी अगर जीवा की बात करते हैं तो कहाँ पे होती है, वो आपका सेंटर पे होता है, जो केंद्र से होकर गुजरती है, यानी कि जो आपका व्यास होता है, डायमीटर होता है, वही सबसे लंबी जीवा होती है।
ठीक है। ये टेंजेंट यहाँ पे स्पर्शी डाला गया है, इसकी बात है जो लाइन खींची गई है स्पर्शी है। अगर आपसे पूछा जाता है त्रिज्या स्पर्शी पे एक प्रमेय होती है, त्रिज्या स्पर्शी पे लंब होती है, स्पर्शी पर लंब होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, फिगर से हम समझेंगे इसको, ये हमारा त्रिज्या है, हमने यहाँ से एक स्पर्शी खींच दिया, स्पर्शी उसको टच करती हुई जाती है, स्पर्श रेखा खींच दिया, और यहाँ से हमारा एक त्रिज्या हमने खींचा, तो ये त्रिज्या जो हमारा जहाँ पे टच करेगा एक क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि लंब होगा। अब मान लीजिए यहाँ से एक त्रिज्या खींच लिया और एक आपका यहाँ पे कॉर्ड दिया है, एक जीवा दी है, तो आपको पता करना है कि आपको ये मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 4 दे रखा है, तो आपसे ये वाली दूरी पूछ लिया, तो आप कैसे निकालेंगे। तो आपको मालूम होता है जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है कहाँ पे होता है, वो 90 डिग्री वाले कोण पे, यानी कि कहीं ना कहीं आपके राइट एंगल होता है उस पर अप्लाई होता है। तो जब आपको ये याद करना होगा तो आप 3 से इस प्रकार से आसानी से याद कर पाएंगे। तो किस लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो त्रिज्या स्पर्शी पे लंब होती है, इससे ये हमको पता चल जाता है कि जो उसमें जो त्रिज्या के बीच में जो आपका जो बन रहा है, क्या नाम है कि एंगल बन रहा है, जो त्रिज्या के बीच में जो इस त्रिज्या और इस रेखाखंड के बीच में जो एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, 90 डिग्री बना रहा है। 90 डिग्री से बनने से फ़ायदा होगा कि आप उस पर पाइथागोरस अप्लाई कर पाएंगे, और जो जिस भी भुजा का मान पूछ रहा है उस भुजा का मान आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम निकालना चाहते हैं, मान लीजिए इतना छोटा सा खींचा गया और त्रिज्या स्पर्शी पे लंब है, तो 90 डिग्री बना रहा है, तो ऊपर भी 90 डिग्री होगा, सीधी सीधी जा रही है। तो ये मान लीजिए आपको देर पूछ रखा है, तो आप कोई भी किसी भी कॉर्ड का बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, वृत्त की स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट, यानी कि जो स्पर्शी की बात कर रहे थे वही चीज़ अब यहाँ पे आ गई है। स्पर्श रेखा वह सीधी रेखा होती है जो एक वृत्त की परिधि को बाहर से किसी एक बिंदु पर छूती है। यानी कह सकते हैं जो स्पर्शी होता है तो क्या होता है, स्पर्श रेखा वह जो स्पर्श रेखा वह यानी कि टेंजेंट वह रेखा होती है, वह सीधी रेखा होती है जो कहाँ से वृत्त की परिधि को कहाँ से टच करता है, बाहर से टच कर जाता है, बाहर से किसी एक पॉइंट पे टच करता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पर्शी, यानी कि वृत्त की स्पर्शी रेखा, या कह सकते हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो ये हमारा हो गया स्पर्शी रेखा। वृत्त की छेदन रेखा किसे कहते हैं, यानी कि तो अगर आप वृत्त की छेदन रेखा की बात करते हैं तो छेदन रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को छूती हुई निकलती है। क्या करना चाहिए, जो वृत्त हमारा होता है वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को छूती ही बाहर निकले, यानी कि जो रेखा बनी होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए, वृत्त को पार करती है, तो हम कह सकते हैं वृत्त की छेदन रेखा है। इस प्रकार से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, शायद सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में इस प्रकार के क्वेश्चन था कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे आपको, जिसमें पूछा गया कि ये बताइए वृत्त कई उसमें खींच रखे थे, इसमें बताइए उसमें पूछा था कि कौन सा इसमें जो ऑप्शन है सही नहीं है। तो इस प्रकार से छेदन रेखा दे रखे थे, वृत्तखंड दे रखा था, डायमीटर दे रखा था, तो जो चीज़ सही था उसको तो सामने सही लगाना था, जो लेकिन नहीं था त्रिज्यखंड था, वृत्तखंड था, तो त्रिज्यखंड वृत्तखंड के बारे में अगर आपको पता होगा, उसके बारे में जानकारी होगी तो आसानी से उस प्रश्न को बारे में बता पाएंगे। अब छेदन रेखा की बात किया तो आपको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो पार होना चाहिए। डायमीटर की बात करें सबसे लंबी जीवा होती है, और क्या नाम होता है कि ये सेंटर से होकर जाती है, तो ये भी पता हो गया। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, तो यानी कि जो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं आपका वृत्तखंड बोलते हैं। अगर हमारा सर्कल जो है, सर्कल त्रिज्या से वो खंड बना रहा है, यानी कि ये वाला जो पार्ट बना रहा है, तो हमारा ये त्रिज्यखंड कहलाता है, इसको हम बोलते हैं क्या, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड हमारा हो गया। इस प्रकार से जो त्रिज्या से मिलकर दो त्रिज्याओं से मिलकर के बीच वाला भाग बनता है, हमारा बड़ा वाला ऊपर वाला बड़ा वाला त्रिज्यखंड हो सकता है। और अगर हमारा वृत्त यानी कि जो जीवा से जो पार्ट करता है, यानी कि क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। तो त्रिज्यखंड वृत्तखंड आपका जो इस प्रकार से जीवा क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, इन सब के बारे में अगर नॉलेज रहेगी तभी तो आप प्रश्न जो अगर इस पर अगर मिला के पूछ लिया जाए कि बताइए क्या है, तो आप आसानी से वहाँ पर बता पाएंगे। तो ये आपको मालूम चला, इस प्रकार से छेदक रेखा होती है। वृत्त का चाप इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, आर्क सेगमेंट, यानी वृत्त की चाप की बात करते हैं, आर्क ऑफ सर्कल। तो चाप वृत्त की परिधि का एक हिस्सा होता है, यानी कि वृत्त के परिधि का जो एक थोड़ा सा पार्ट हम काट लेंगे इस प्रकार से, तो हमारा क्या कहलाता है, वही वृत्त
का चाप कहलाता है। जिस प्रकार से आपको फिगर में देख पाते हैं, यहाँ पे एक से आर्क लिया गया है, ये आपका चाप कहलाता है। ये दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक के भी आपका चाप कहलाएगा। एक सेक्टर है आपका, ये तो त्रिज्यखंड हो गया, ये सेगमेंट हो गया यानी कि वृत्तखंड हो गया। ये सेगमेंट है, ये आपका वृत्तखंड है, ये आपका क्या है, त्रिज्यखंड है। तो और ये आपका तीनों चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, और आपका आर्क यानी कि चाप क्या होता है। वृत्तखंड यानी सेगमेंट ऑफ सर्कल, अगर आपसे पूछा जाता है वृत्त यानी सेगमेंट ऑफ सर्कल, हमने पहले भी समझा दिया था, एक बार फिर से आपके सामने आया तो एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ वृत्तखंड वह क्षेत्र है जो एक जीवा एवं एक चाप से घिरा होता है। एक जीवा और एक चाप से घिरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक जीवा खींची गई यहाँ से और एक चाप खींचा गया है। तो इसको, ये वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम लोग, इस वाले क्षेत्र को बोलेंगे सेगमेंट ऑफ सर्कल या वृत्तखंड। अगर हम बात करते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड की बात करते हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल, तो सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, तो इससे कह सकते हैं त्रिज्यखंड एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किन्हीं दो त्रिज्यखंडों एवं एक चाप के अंदर होता है। यानी ये त्रिज्यखंड दो और एक चाप मिलकर जो हमारा एरिया बनाता है, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा सेक्टर कहलाएगा यानी कि त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो आपने समझा किस प्रकार से त्रिज्यखंड बनता है, किस प्रकार से वृत्तखंड बनता है। अगर आपसे पूछ भी लिया जाता है 1 नंबर में, बताइए त्रिज्यखंड क्या होता है या वृत्तखंड क्या होता है, तो आसानी से आप बता पाएंगे किस प्रकार से इनका फॉर्मेशन होता है। और फिगर बनाइए, फिगर जरूर बनाइएगा, फिगर बनाने से कहीं ना कहीं हर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका एक है यहाँ पे प्रमेय है। प्रमेय में क्या बोला गया है, वृत्त के कोणों से संबंधित कुछ गुण यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपके प्रमेय के अंतर्गत आती है। तो जैसा कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है, एक ही वृत्तखंड में दो कोण समान होते हैं, ऊपर दी गई आकृति में कोण ए एवं कोण बी बराबर हैं। कहीं ना कहीं यहाँ से बोला गया है जो एक ही वृत्तखंड, यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण और इसी पॉइंट से इस पॉइंट पे, यानी आपको देख रहेंगे इस वाले की रेखा यहाँ पे टच कर रही है और इस वाली की रेखा यहाँ पे टच कर रही है। ये वाला जब एंगल बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा, तो ये वाला पॉइंट टच कर रहा है, इसी प्रकार से ये वाला अगर मिला रहे तो ये वाला, तो कहीं ना कहीं आपको देख रहेंगे एक ही वृत्तखंड यहाँ से नीचे है, नीचे वाला पॉइंट देखिए, ध्यान दे दीजिएगा। एक ही वृत्तखंड से बना कोण जो होता है हर जगह समान होता है। अगर हम यहाँ पे खींच लेंगे तो इसमें कई कोण बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे खींच के बना दिया तब भी हमारा ये कोण कितना होगा, इस परिधि पे टच करना चाहिए, यानी परिधि पे, यानी से हमने यहाँ पे खींचा और यहाँ से मिला दिया, तो ये वाला एंगल भी अगर मान लीजिए 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। जितने हम खींचते जाएंगे इसके अंतर्गत उतने आपके बनते जाएंगे। तो ये एक प्रमेय हो जाती है। अगर मान लीजिए आपको दे रखा है ये वाला इस प्रकार बनाकर, आपसे ये वाला बना के ये वाला ए का मान दे रखा है, आपसे बी वाला पूछ लिया, तो आप सेम टू सेम जो वैल्यू ए का मान होगा सेम बता दीजिएगा बी वाला, क्योंकि एक प्रमेय लिख दीजिएगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में दो कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। बस इतना लिख देना आपको और 1 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। दूसरा प्रमेय यहाँ पे है इंपॉर्टेंट प्रमेय, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रमेय है, आपको ध्यान में रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या यहाँ पे पूछा गया है, एक अर्धवृत्त में कोणों का माप 90 अंश का होता है, ऊपर दी गई आकृति में कोण बी का मान 90 डिग्री है। कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम अपनी लैंग्वेज बताना चाहें जो कि, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण, यानी समकोण कितना होता है, 90 डिग्री समकोण होता है, ठीक है। अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है, इतना याद रखना है। यानी कि अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण। इतनी ये हमारा वृत्त है, ये अर्धवृत्त कैसा होगा, जब हम उससे लाइन को खींचेंगे जो सेंटर से होकर जाती है, सेंटर से कौन से जाती है, आपका डायमीटर जाता है, यानी कि व्यास जाता है। तो यहाँ से जो भी कोण बनता है यहाँ, लेकिन ये ध्यान में रखना है, इस पॉइंट को, इस वाले परिधि के पॉइंट को टच करना है और इस वाले टच करना है, ये हमारा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और हम इसमें कई खींच सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि नीचे भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कितने भी जितने भी यहाँ कोण बन रहे हैं, जितनी परिधि पे कोण बन रहे हैं कितने हैं, सभी कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। तो ये प्रमेय भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बहुत ही
कई बार एग्जाम में इस प्रकार से इस प्रमेय पे प्रश्न पूछे गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला प्रमेय है। ये भी कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा ही गया है। इस पे हमने देखा था आपके शायद सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में इस पर एक प्रश्न पूछा गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान रखेंगे। क्या है कि एक वृत्त के केंद्र में बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। यानी जो हमारा सेंटर का जो कोण होता है कितना होता है, दुगना होता है जो हमारा परिधि पर कोण बनता है। अगर हमारा परिधि पर कोण बना है थीटा, तो जो हमारा सेंटर पे बनेगा कोण कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। मान लीजिए इसका 45 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री आपका सेंटर पे हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको दिख भी रहा है इसमें ये वाला कोण काफ़ी फैला हुआ है, ये वाला कोण काफ़ी झुका हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका आधा है। तो कहने का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि एक वृत्त के केंद्र में बना कोण उसी चाप द्वारा, एक वृत्त में बना कोण इसी वृत्त पे, एक वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ये वृत्त के केंद्र पर बना कोण इसी चाप, ये चाप हमारा यहाँ से यहाँ तक है, इसी चाप से फिर से एक कोण बनाएंगे, कहाँ पे, परिधि पे बनाएंगे। एक तो हमने एक कोण बनाया कि यहाँ पे केंद्र पे बनाया, जिससे इसने बोल रहा है कि एक वृत्त के केंद्र में बना कोण, एक वृत्त के केंद्र पे बना कोण। अब उसी चाप की बात कर रहा है, ये चाप हमारा नीचे वाला है, चाप नीचे वाला है, आपको मालूम है आर्क इसको बोलते हैं। उसी चाप से यहाँ से पॉइंट पे उठाइए, फिर कहाँ पे ले जाइए, आपके परिधि पे ले जाइए। तो जो परिधि पर बना कोण क्या होगा, ये सेंटर वाला आपका दुगना होगा किससे, जो परिधि पर कोण बनेगा उससे। यही इसका कहने का मतलब है, यानी आपका जो सेंटर वाला दुगना होगा अगर आपके क्वेश्चन में दे दिया इस प्रकार का वो फिगर आपको दिख गया कहीं पे कि आपको क्या दिखा, इस प्रकार से एक सर्कल बना हुआ है, एक चाप से आपको सेंटर पे एक कोण दिख रहा होगा, और उसी चाप से ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे इस प्रकार से बना होगा एक सर्कल पे। मान लीजिए आपको सर्कल यहाँ पे परिधि वाला दे दिया है 45 डिग्री, आपसे नीचे वाला पूछ लिया तो कितना करेंगे, दुगना कर देंगे। 45 का दुगना कितना होता है, 90 होता है। इस प्रकार से आपका सेंटर वाला कोण पता चल जाएगा 90। तो आपका मान लीजिए कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे 50 दे दिया तो आपका नीचे वाला ऑटोमेटिक 100 हो जाएगा। तो दी गई आकृति में कोण CBO कोण CAB का दुगना है, तो इसमें तो वही चीज़ हमने बताया, वही चीज़ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कुछ फार्मूले हैं जो उसको हम रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। इससे पहले हमने सब कुछ यहाँ पे पढ़ ही लिया था। जैसा कि यहाँ पे पहला फार्मूला दिया है वृत्त के सूत्र, यानी कि फार्मूला ऑफ सर्कल। पहला फार्मूला आपका बनता है, सबसे पहले बात करते हैं परिमाप की। परिमाप कैसा होता है, एक पॉइंट से जाइए, उसी पॉइंट पे पहुँच जाइए, वापस आ जाइए। यानी कि जो आपका पाई के साथ अगर हम डी को मल्टीप्लाई यानी कि डायमीटर को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, 2πr, यानी कि हमारा बन जाएगा सर्कल। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है। पाई का मान आपको पता होता है, पाई का मान है 22/7। ये सबको अगर नहीं मालूम है तो याद कर लीजिएगा। पाई का मान कितना होता है, 22/7, और 2 ऑलरेडी दे रखा है, तो जो आर का मान होगा, आर का मान पुट कर दीजिएगा। इस प्रकार से परिमाप का मान आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πr², पाई का मान 22/7 और r²। वृत्त का व्यास क्या होता है, अगर व्यास की बात करते हैं तो यानी कि इसको डैश से डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर होता है। कितने रेडियस के, 2 रेडियस के बराबर है। डायमीटर में इसको कितना है, 2r होता है। फिर से वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला फिर से वही आ गया, πr², कोई दिक्कत नहीं, परिमाप वही आ गया 2πr, दोबारा रिवीजन हो गया। तिबारा रिवीजन होने जा रहा है आपका, देख लीजिएगा, तिबारा भी रिवीजन कर लेते हैं। तो एक तो नया फार्मूला आ गया आपके लिए, वृत्त से संबंधित सूत्र है। वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होती है, अगर त्रिज्या निकालना है तो परिधि का, अगर आपको परिधि दे रखी है तो उसका 2πr कर देंगे, 2π कर दीजिए बटे, तो आपकी वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। या क्या कर दीजिए, क्षेत्रफल को डिवाइड कर दीजिए r से, और आपका उसको अंडर रूट में लीजिए। इस प्रकार से फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला है वृत्त का व्यास क्या होता है, डी स्क्वायर टू मालूम है, 2r के बराबर होता है। 2r इसको लिख लीजिए, पाई लिख दिया मैंने, 2r के बराबर होता है। वृत्त का परिमाप 2πr। अर्धवृत्त की बात करता है तो अगर क्षेत्रफल अर्धवृत्त की बात करता है तो आपको मालूम होना चाहिए, जो अर्धवृत्त में क्या करते हैं उसका आधा कर देते हैं, जो हमको दे रखा जाता है। यानी अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल πr होता है, πr² होता है, तो उसका अगर हम आधा कर देंगे, आधे से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इस प्रकार हो जाएगा, πr², उसको 2 से डिवाइड कर दिए तो हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर अर्धवृत्त परिमाप की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, πr + 2r हमारा अर्धवृत्त का परिमाप हो जाता है।
सन फार्मूलों को ध्यान में रखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है रटने की। एक आध बार 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक सब प्रश्न हो जाएंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो हमको मालूम है कि वृत्त का सबसे पहले गिवन चीज़ हमें लिख लेनी है। इस प्रकार से प्रश्न करने के लिए गिवन हमको क्या दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है हमको। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछ क्या रखा है, परिमाप पूछ रखा है, यानी कि सरकमफ्रेंस पूछ रखा है, वो कितना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले परिमाप निकालने के लिए हमको फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखेंगे। अगला स्टेप, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 पाई आर। हमारे पास तो आर है ही नहीं। अब आर निकालने के लिए कहीं ना कहीं इस वैल्यू का हम इस्तेमाल करेंगे। चूँकि हमें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है कितना, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर होता है तो उसको क्या करेंगे हमें, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा है इसका वैल्यू, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 154 बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बराबर 154, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा था। तो पाई का मान कितना है, पुट कर दिए, पाई का मान 22/7 रख देंगे, और आर का आर स्क्वायर रहने दीजिए इसी प्रकार से 154। अब 7 को उधर भेज देंगे और 22 को नीचे, यानी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 154/7, 154/22, और 7 ऊपर चला जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा। अब काट दीजिए, जिससे कटने वाला 2 से काट दीजिए आप। 154 को 22 था, इधर आर स्क्वायर था, गुणे 7, तो 2 से काट दिए, ये 11 हो गया। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 11 के नाम 11, 11 सत्ते 77, और कितना आ गया, 7 गुणे 7 बचा यहाँ पे। 7 सत्ते कितना होता है, 49 होता है। 7 सत्ते 49 हो गया आपका। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 49। और आज जब ये स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है, इधर वाली वैल्यू किस में चली जाती है, अंडर रूट में चली जाती है। और अंडर रूट 49 का कितना हो जाता है, अगर निकालते हैं तो 7 होता है 49 का अंडर रूट, यानी कि आर का मान जो आ गया कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने आर का मान निकाल लिया। अब हमको पता था कि जो परिमाप होता है कितना होता है, वृत्त का परिमाप जो होता है कितना होता है, ये होता है 2 पाई आर। आर का मान हमने निकाल लिया था, कितना था, पाई का मान में पता है 22/7 रख दिया। आर का मान कितना आया, 7 रख दिया। 7 से 7 काट दिए, कितना बचा, 42 गुणे 2, तो 22 गुणे 2, तो 22 दूना कितना होता है, 44 होता है। यानी कि जो वृत्त का परिमाप कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर, क्योंकि वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी थी तो हमारा आंसर भी कितना आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर आंसर भी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई। किस प्रकार से हमने किया, एक बार डिवीजन कर लेते हैं। हमने दे रखा था वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे 154 रख दिया, यहाँ पे पाई का मान रख दिया, पाई बटे 22/7 आर स्क्वायर। 7 को उधर भेज दिया, 22 को नीचे भेज दिया। काटने पीटने के बाद जो आर स्क्वायर बराबर कितना आया, 49 आया। और आर बराबर कितना आ गया, अंडर रूट ले लिया 49 का, तो 7 आ गया। आर का मान जब 7 आ गया, इस 7 को कहाँ पुट कर दिया हमने, परिमाप के फार्मूले में 2 पाई आर होता है, जो कि 2 गुणे 22/7 रख दिया, और आर का मान 7 रख दिया। 7 से 7 काट दिया, 2 से 2 का गुणा कर दिया 22 में, 22 दूना कितना होता है, 44 होता है, और 44 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। कुछ यहाँ पे त्रिज्याएँ दे रखी है, जिनका हमें क्या करना है, उसकी परिधि ज्ञात करना है। तो 3 है यहाँ पे त्रिज्या देखिए है। पहला त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, दूसरा 28 और तीसरा 21 सेंटीमीटर है। तो हमको मालूम होता है जो परिधि होता है क्या होता है, वृत्त की, यानी कि सरकमफ्रेंस क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो अगर हम पहले वाले की बात करते हैं तो हम क्या रखेंगे, पहले वाले में 2 पाई का मान कितना लेना है, यहाँ पे दे रखा है 22/7 रख देंगे,
और आर का मान कितना हमको लेना है यहाँ पे, क्योंकि उसने दे रखा है ऑलरेडी ने, त्रिज्याएँ दे रखी है पहले एक वाले के लिए। पहले वाला त्रिज्या कितना 14 सेंटीमीटर, तो आर के स्थान पे हम क्या रखेंगे 14 रखेंगे। 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14, अब 22 दूना 44, 44 गुणे 2 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। यानी पहले वाले का आंसर कितना आ जाएगा, जो परिधि आएगी कितना आ जाएगा, वो हमारा 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर बात करते हैं दूसरे वाले का, बी की बात करते हैं, बी वाला का आर का मान दे रखा है कितना 28 सेंटीमीटर। हमें पता है परिधि जो होती है कितना होता है, वो होता है 2πr, फार्मूला पता है। 2 का मान यहाँ से ले लीजिए, 22/7 रख दिया। आर का मान कितना दे रखा है, अब दो वाले के लिए इसके वाले बात करें तो ये 28 हो जाएगा, तो 7 चौक 28 यानी 4 आ जाएगा। 22 दूना 44, 44 गुणे 4 कर दीजिए, 44 में 4 से गुणा कर देंगे, 4 चौको 16, 4 चौक 16 117 176 आ जाएगा। यानी कि 170 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। जो परिधि कितनी आ जाएगी 176। फिर से गुणा कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, 4 चौको 16, 16 6, 4 चौक 16 117 सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, अब क्या करना है, किस वाले के लिए लिखना है, तो हमें मालूम है परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर 2πr, पाई का मान कितना आता है 22/7 रख दिया। आर का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना होता है, यहाँ पे आर वाला मान यहाँ पे ये दे रखा है 21, तो 21 रख दिया। तो 7 त्रिक 21 यहाँ पे बचा, 22 दूना 44 होता है, 44 गुणे 3 कर दीजिए, तो 4 3 12 और 4 3 12 1 13 132। यानी कि आपको परिधि जो आ जाएगी कितना हो जाएगी, वो आ जाएगी तीसरे वाले के लिए 132 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपने वृत्त के तीनों परिधियों के लिए सभी को सॉल्व किया। ये पहले वाले के लिए आर ये मान लीजिएगा, दूसरे वाले के लिए आर ये हो जाएगा 28 और तीसरे वाले के लिए आर मेरे फार्मूले में रख दीजिएगा आर का मान, और जो आंसर काटने पीटने के बाद आएगा वही आपकी परिधि हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पे करके भी दिखाया भी गया, आप देख लीजिए। पहले वाले के लिए यानी कि यहाँ पे त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, और 2 का पाई का मान पुट कर दिया 22/7 और गुणे पहले r का मान 14, काटने पीटने के बाद कितना आया, पहले के लिए 88 आ गया। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में यहाँ पे बी वाला त्रिज्या हमारा 28 है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, पाई का मान रख दिए, यहाँ से r का मान रख दिए और इसको काटने पीटने के बाद 176 आ गया। तीसरा है यहाँ पे त्रिज्या कितनी थी 21 सेंटीमीटर, ये mm लिखा हुआ है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 21, काट दीजिएगा, काटने पीटने के जो आएगा 132। हमने करके दिखाया भी था ऊपर, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न वृत्तों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पाई का मान दे रखा 22/7 लेना है। त्रिज्या हमको सबसे पहले हमें क्या करते हैं, गिवन चीज़ें लिखने हैं हम सबके। आर का मान कितना दे रखा है 14 mm में दे रखा है इस बार। व्यास कितना दे रखा है d बराबर 49 मीटर में दे रखा है, और c बराबर जो त्रिज्या दे रखी है आर तीसरा पॉइंट है वो 5 सेंटीमीटर में रखा है। यानी कहीं ना कहीं इस बार हमको एक बार mm में दे रखा है, एक बार मीटर में दे रखा है, एक बार सेंटीमीटर में दे रखा है। एक चीज़ हम ऊपर कंफर्म कर लेते हैं, क्या ऊपर में भी सेंटीमीटर mm में दे रखा था, उसको हमने ध्यान नहीं दिया, तो कोई बात नहीं है, सब कुछ सेंटीमीटर में ही था। वैसे यहाँ पे mm लिखा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा हमको लगा कि हो सकता है गलत लिखा हो, तो यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे mm नहीं है, यहाँ पे सेंटीमीटर है। पूरा सही प्रश्न है ऊपर वाले। यहाँ से यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ध्यान देखना है। पहला वाला हमारा mm में आंसर है, प्रश्न दे रखा है, दूसरा वाला हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर में देखा है, और तीसरा वाला सेंटीमीटर में। तो आंसर भी इसी प्रकार से आएंगे। तो पहले वाले के लिए देख लेते हैं क्या होता है कि हमारा वृत्त का जो क्षेत्रफल, सबसे पहले हमें गिवन चीज़ें लिख लेनी है। क्या लिख लेना है, निम्न वृत्तों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि ये पहला वाला ए है। पहले वाले के लिए त्रिज्या दे रखी है, दूसरे वाले के लिए व्यास दे रखा है, तीसरे वाले के लिए त्रिज्या दे रखी है। अगर हम पहले वाले की बात करते हैं, यहाँ त्रिज्या r बराबर कितना है 14 mm में है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, आपको मालूम होता है वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो πr² है।
तो अगर हमें आर पता है तो हम आर का मान यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद पाई 22/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो पाई का मान रख देंगे 22/7। आर का मान दे रखा है कितना है 14 mm में दे रखा है, कोई बात नहीं, तो आंसर भी हमारा उसी में आएगा। तो 14 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 रख दीजिएगा। आर का मान 14, क्योंकि 2 बार आ रहा है तो 14 गुणे 14 हो जाएगा। 7 से 1 काट दीजिए 1 को, तो 7 दूने 14 बचेगा। तो 22 गुणे 2 यानी 44 गुणे 14 बचेगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा वैल्यू आ जाएगा कितना 616। तो 616 क्योंकि ये वैल्यू mm में थी, तो हमारा आंसर भी मिलीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। बी की बात करते हैं तो यहाँ पे ब्यास दे रखा था। ब्यास की बात करते हैं तो ब्यास से हमें क्या निकलता है, त्रिज्या पता चलती है। यानी कह सकते हैं डी बराबर कि अगर हम त्रिज्या निकालनी है, अगर हमें त्रिज्या फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, ब्यास का आधा कर देंगे तो हमें त्रिज्या निकल जाएगी। और ब्यास हमको कितना दे रखा है 49 मीटर दे रखा है, तो 49 का अगर हम आधा कर देंगे तो हमारी त्रिज्या आ जाएगी 22 या 49/2 ही लिख लीजिए अभी, क्योंकि काटना पीटना है। तो 49/2 हमारी त्रिज्या आ जाएगी। यहाँ पे हम लिख लेंगे 49/2 हमारी त्रिज्या का मान आ गया। अब हमें त्रिज्या पता चल गई तो हमें पता होता है क्षेत्रफल जो होता है कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। आर का मान कितना निकाला अभी 49/2, आर का मान आ गया था। ये सेंटीमीटर में था तो कोई बात नहीं है, सेंटीमीटर में तो हम लिख देंगे यहाँ पे पाई का मान कितना है, पाई का मान 22/7। आर का मान कितना आया 49/2, क्योंकि बार स्क्वायर की बात हुई थी तो 2 बार लिखेंगे 49/2 49/2। एक 7 से 7 काट दीजिए तो 7 बचेगा, 7 से 49, 2 से इसको काट दिया 2 दूना 2 11 22, और बचेगा 11 गुणे 7 गुणे 49/2। उसको काटने पीटने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मीटर था सब, तो मीटर स्क्वायर आंसर भी मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन है, यानी कि जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है आपको आर बराबर आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। आर का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और आपसे क्षेत्रफल पूछ रखा है, तो क्षेत्रफल बराबर कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 रख दीजिए, आर का मान रख दीजिए 5, क्योंकि 2 बार है तो 5 2 बार हो जाएगा। अब 5 गुणे 5 को 5 से गुणा कर दीजिए, गुणा जो गुणा 5 का 25 में हो जाएगा। 5 को 5 में गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 को 22 से गुणा कर दीजिए, उसके बाद जो गुणा करने के बाद जो आपका आएगा उसको आप वो गुणा करने के बाद आपका आ जाएगा 550। 25 को 22 में गुणा करेंगे और उसके बाद 7 से उसको डिवाइड कर दीजिएगा। 7 से डिवाइड करने के बाद जो आ जाएगा आपका, वही आपका क्या कहलाएगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी उसका आप सेंटीमीटर की, क्योंकि वैल्यू सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो उसको आप काट लीजिएगा, हो सकता है काट लीजिए, नहीं काटना है वहीं पर छोड़ दीजिए, लेकिन आपके पास टाइम इनफ होता है तो आप आसानी से इस प्रश्नों को डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो गई। जिस प्रकार से भाग करते हैं भाग कर लीजिएगा, बहुत आसान होता है कि करना हो टाइम, क्योंकि हम यहाँ पे करेंगे तो हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप देखेंगे भी नहीं उसको। छोटी वीडियो रहती है तो आप जल्दी देखते हैं, तो लंबी ना हो इसके लिए आप ये चीज़ें आप खुद कर लीजिए। जो काटने पिटने वाला जो आसान वाला होता है हम खुद ही करवाते थे, थोड़ा सा इसमें अब करने लगेंगे तो फिर लंबा चलता चला जाएगा, वीडियो लंबी होती चली जाएगी। तो ये क्वेश्चन तो हमको बताना नहीं है कि ये क्वेश्चन बता के हम ख़त्म कर देते हैं। काफ़ी क्वेश्चन हमको कराना है, आपके सभी कोर्स कंप्लीट कराने हैं, आपके जल्दी एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो ये सब चीज़ें आपको ही करनी पड़ेंगी। और जोड़ घटाना गुणा भाग तो आपको तो आता ही होगा। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अभी शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।